हेलो, गुड इवनिंग। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि जो आपका डेफ होता है, जिसको हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं, और आपकी जो सर्विस प्रेफरेंसेस हैं उनको भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही इस वीडियो का पूरा समय हम इसी पे चर्चा करेंगे। और किस तरीके से आपको, बिकॉज़ आप इस लेवल पे पहुँचे हैं, आप इंटरव्यू देने वाले हैं, तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद में एक स्टूडेंट्स में एक क्वेरी और एक संशय रहता है कि हम डेफ भरते समय कुछ ऐसी मिस्टेक्स ना कर दें जिसकी वजह से हमें आगे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़े और पछताना पड़े। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेफ और स्पेशली आपकी जो सर्विस प्रेफरेंसेस हैं उनको किस तरीके से आप भर सकते हैं अपने अनुरूप। तो उसके लिए आपको ये वीडियो है वो बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी ने एक प्रेस नोट है वो अभी जारी किया है 9 तारीख को, जिसमें एक सबसे अनएक्सपेक्टेड ये बात है कि आज तक जितनी बार भी देखा गया है तो डेफ भरने के लिए आपको लगभग 15 दिन का समय दिया जाता है, बट इस बार अनएक्सपेक्टेडली आपको सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया है। तो ये समय है वो आपको 11 तारीख से लेके 17 तारीख तक आपको ये पूरा डेफ भरना है। तो जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको ये डेफ भरना बहुत ही आवश्यक है। इसके अगर आप ये डेफ नहीं भरते हैं तो आप इंटरव्यू में आप अपना कैंडिडेचर है, इस वैकेंसी के लिए आप अपना कैंडिडेचर है वो आप खो देंगे। तो इसको आवश्यक रूप से आप ये सबसे पहले सुनिश्चित करें कि जितना जल्दी हो सके आप इसको 17 तारीख से पहले पहले आप अपना डेफ है वो उसको भर लें। अब सबसे पहले ये क्वेरी आती है कि आपको ये डेफ है वो कैसे भरना है, कहाँ भरना है। तो जैसे आपको पता है कि जब अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाते हैं वो सारे लगभग आरपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन भरे जाते हैं। आपने भी आरएस 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा वो आपने ऑनलाइन भरा होगा, तो वो आपने एसएसओ आईडी पे भरा होगा। तो आप एसएसओ आईडी पे जब आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे और रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप अपना माई रिक्रूटमेंट खोलेंगे, तो जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं उनके माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पे उनका आइकन आ चुका होगा कि डेफ का एक आइकन आ चुका होगा। तो वो आपको डेफ को खोलना है और उस डेफ में जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है वो आपको उसमें भरनी है। तो यहाँ पे हम आपको एक तो डेफ जब आप अपना पोर्टल खोलेंगे, उसमें डेफ जब आप खोलेंगे उस आइकन को, तो आपको इस तरीके का एक आपको ये वेबसाइट पे आपको ये पूरा पेपर ये दिखेगा। इसमें फर्स्ट आपका जो कॉलम होगा वो होगा बेसिक डिटेल्स। तो इसमें जो भी बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि आपका रोल नंबर है, आपकी एप्लीकेशन आईडी है, आपका आपका पूरा नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है, जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं आपकी वो इसमें मांगी गई है। तो इसमें एक क्वेरी जो आती है वो आती है कि क्रम संख्या, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पद कोड और क्रम संख्या है, इसको क्या भरे। तो इसमें आपको 01 भरना है। और जो स्पेशली इस पे ध्यान रखिए कि जो भी यहाँ पे स्टार के मार्क्स हैं वो स्टार के मार्क्स में आपको मैंडेटरीली आपको भरना है। बाकी जो उसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो जब आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको आपके पास में वो डिटेल आ जाएगी और आप उसको आराम से भर सकते हैं। बाकी स्पेशली ध्यान रखिए कि जो ऑस्ट्रिक मार्क में है, जो स्टार मार्क है, वो तो आपको डिटेल है वो अच्छे से भरनी है। और ये जो पद कोड संख्या है वहाँ पे आपको 01 आपको भरना है। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं जो विवाहित हैं, तो उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट, उनकी जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जिनकी रजिस्टर्ड नहीं है मैरिज, वो अभी कोशिश करें कि अपना रजिस्ट्रेशन है वो अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आप अभी भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो इंटरव्यू के समय भी वो आपसे रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन मांगेंगे। तो बेटर है कि आप उसको अप्लाई कर दें। और जिन स्टूडेंट्स के पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी हैं तो उनको अपनी बेसिक डिटेल है वो पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान,
पंजीयन अधिकारी, ये सारी आपको डिटेल्स भरनी है। फिर आपको अपने संतान की डिटेल, आपके कितने बच्चे हैं, वो सारी बेसिक डिटेल आपको ये भरनी है। सेकंड इसमें है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप एनसीसी या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर आप हाँ हैं तो आपको के और भी ज़्यादा डिटेल्स है वो आपके पास में आपको भरनी पड़ेगी। फिर अगर आप सेवारत है, ऑलरेडी आप सर्विसेज में हैं, तो आप इसमें हाँ भरेंगे तो आपके दूसरे आइकन्स खुल जाएंगे जो कि बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको पता होंगी सेवा में रहते हुए, वो आपको भरनी है। तो वो आप आसानी से भर सकते हो। आपका मूल निवास है, जन्म स्थान है, ये बेसिक है जो कि आपने फॉर्म, किसी भी टाइप का फॉर्म आप जब भरते हो तो इस तरीके की डिटेल्स आपने बहुत भरी होंगी। तो ये जो बेसिक डिटेल वाला है वो बहुत आसान है, जो आप बहुत इजीली भर सकते हो। जिसमें एक ही जो था कि पद संख्या और आपको कोड नंबर आपको नहीं पता था, तो वो हम बता चुके कि आपको उसमें 01 भरना है। सिर्फ उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फिर आपका जो सेकंड आइकन आएगा वो आपका आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बेसिक आपको शुरू करना है आपके 10th से, देन आपका हायर सेकेंडरी, फिर उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन, देन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके अलावा भी आपने किसी और टाइप की एग्ज़ाम्स हैं वो आपने अगर क्लियर करी हैं और अलग टाइप की डिग्री आपने ली है, तो वो सब भी आपको इसमें भरना है। ये याद रखिएगा कि आप जो भी इसमें डिटेल्स देंगे उन सब का आपको एनेक्स्चर्स हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको स्कैन करके इसमें लगाने पड़ेंगे। तो जो भी आप इसमें भर रहे हो उसको आपके पास में एक प्रूफ होना चाहिए, आपके पास में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेकर ही इन सारी डिटेल्स को भरें। सेकंड, आपका इसमें कोई भी किसी तरीके का प्रमाण पत्र या फिर जो मेडिकल काउंसिल या फिर नर्सिंग में है, जो मेडिकल्स में है, तो उनके अलग से रजिस्ट्रेशन होता है मेडिकल काउंसिल में, तो वो उस तरीके की डिटेल मांगी गई है। तो अगर आप मेडिकल विभाग से हैं तो ये आसानी से आपके पास डिटेल्स होंगी, आप उनको भर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है आपका एक्सपीरियंस वाला। तो एक्सपीरियंस में दो चीज़ें हैं। अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी संस्था में काम किया है, चलो मान लिया आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है, किसी कॉलेज में पढ़ाया है, तो वो आप यहाँ डिटेल भर सकते हो। और उसके बाद में आपको उसका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है अवेलेबल तो ही आप इस चीज़ को भरें, क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको शो करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप इस वाले कॉलम को देन फिल इट, अगर नहीं है तो इट्स एडवाइजेबल दैट ट्राई टू अवॉइड इट। सेकंड है, अगर आप किसी राज्य सेवा में या किसी सरकारी सेवा में हैं तो आपको ये सारी डिटेल भरनी है कि आपके पद का नाम क्या है, आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या है, आपने कब उसको दिनांक को ज्वाइन किया था, कब आपने उसको छोड़ा है, या फिर कोई और किसी और में आप पहले या सर्विस में थे, एक्स सर्विसमैन थे, देन आपने किसी डिस्कॉम में ज्वाइन किया या कहीं और ज्वाइन किया है। तो जितनी आपकी डिटेल्स है शुरुआत से लेके अंत तक वो आप इसमें भर सकते हैं। आप में इसमें आपको अपना पे स्केल भी भरना है, आप स्थायी है, अस्थायी है, ये सब आप बहुत इजीली भर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ आपको टिक करनी है अगर आपको आयु सीमा में आपको छूट चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको कि कितनी आयु तक आपको छूट मिल सकती है, कितनी नहीं मिल सकती है, ये सब आरपीएससी अपने नोटिफिकेशन में है वो जारी करती है। बाकी आप इसके प्रेस नोट में भी आप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये छूट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कितनी अधिकतम आयु सीमा है, तो वो आपको इस वाले कॉलम में भरना है। सेकंड है आपका आइडेंटिफिकेशन आएगा, उसमें आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है। तो इसमें ये रहता है कि स्टूडेंट्स हैं वो अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर रख तो लेते हैं, लेकिन जब भर रहे होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि मिनिमम साइज़ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज़ क्या होनी चाहिए। तो जितनी मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ दे रखी है उसमें आप अपने फ़ोटो को उसी टाइम पे एडजस्ट कर लें, ताकि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी और परेशानी नहीं आए। तो इसमें जो फोटोग्राफ है उसमें आपको मिनिमम साइज़ 50 से लेके 100 KB तक की आपको रखनी है, और जो सिग्नेचर है वो भी आपको 20 KB से लेके 50 KB तक का रखना है। फिर इसमें है कि एक संक्षिप्त चेकलिस्ट है, जिसमें यह कि आपने जो शैक्षणिक योग्यता है, जो
हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जैसे आरएस के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, तो आपने वो ग्रेजुएशन कर ली है। तो यहाँ पे इसी तरीके की शैक्षणिक योग्यता में पूछा हुआ है कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है उससे भिन्न किंतु समर्थ है या नहीं। तो अगर आपने वो सर्वथा अनुरूप है तो आप इसको टिक कर दें, अगर उससे भिन्न और लेकिन किंतु समकक्ष है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की एक चेकलिस्ट है जिसमें आप इसको पढ़ के बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझाने की ज़रूरत है, जैसा जैसा लिखा हुआ है आप उसको बहुत इजीली समझ सकते हो, बिकॉज आप अब इंटरव्यू दे रहे हो। तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको समझने में कोई इशू आएगा। देन है ये अधिकतम आयु सीमा, जो हम बात कर रहे थे कि किसको कितनी छूट दे रखी है। तो वो पहले वहाँ पे जो आइकन था हमारा शैक्षणिक योग्यता में, तो उसमें छूट का पूछा गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि राज्य में अनुसूचित SC ST के लिए है वो 5 वर्ष का है। ठीक है, उसके बाद में जो महिलाएं हैं उनके लिए, स्पेशली SC ST की महिलाएं हैं उनके लिए आपका 10 साल की वो छूट दे रखी है। सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है। तो ये सारी जो छूट आपको दे रखी है, तो इसमें अगर जैसे भूतपूर्व सैनिक है तो उनके लिए क्या सीमा होनी चाहिए, तो यहाँ आपकी जो भी अनुरूप आपका जो भी है उसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो ऑफ करते हैं। देन उसके बाद में आपका यहाँ आता है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जो आपने जितनी भी यहाँ से बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल आपने जो भी भरी है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ में आपको अटैच करने पड़ेंगे। जिसमें क्या है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने भरा है, पहला भरा है आपने 10th की, तो 10th में आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों ही आपको इसमें संलग्न करने पड़ेंगे। आपको 12th की भी मार्कशीट एंड आपको उसका सर्टिफिकेट, सिर्फ मार्कशीट नहीं, दोनों आपको इसमें सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट आपको दोनों इसमें संलग्न करने पड़ेंगे। ग्रेजुएशन में भी आपको उसकी अंक तालिका और साथ में आपका जो डिग्री होती है उसको आपको करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम होता है। दूसरा यहाँ पे है आपकी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र एंड चरित्र प्रमाण पत्र, ये दो चीज़ें जो हैं वो आपके जो अगर आप ऑलरेडी सर्विसेज में हैं आप, तो आपको आपकी एक NOC लेनी पड़ती है। वो NOC आपको ये विभाग से आपको मिलेगी। तो वो विभाग में आपको ये बोलते हैं कि NOC इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप ये परीक्षा का इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमें इसमें हम आपको एक अनुमति देते हैं। अगर ये NOC अभी तक आपने नहीं ली है तो कोई बात नहीं, आपको अभी इसको मैंडेटरीली इसमें संलग्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको अप्लाई कर दीजिए। बिकॉज सामान्यतया लगभग 10 से 12 दिन लग जाते हैं। तो आप इसको अभी अप्लाई करेंगे तो आपका जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू से पहले आपके पास में ये NOC आपके पास में आ जाएगी। तो आपको ये वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे ये NOC आपको दिखाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये आप NOC के लिए अभी ही अप्लाई कर दीजिए। और अगर अभी आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, इसको रिक्त भी भर सकते हैं। दूसरा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र है। अन्य प्रमाण पत्र अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अगर लगाना है तो आप लगा सकते हो। तीसरी चीज़ आपका चरित्र प्रमाण पत्र है। तो चरित्र प्रमाण पत्र में पहले ये था कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको विभाग से लेना पड़ता था, पर अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी विभाग है उसके HOD से आप ये, अगर आप स्थायी कर्मचारी हैं, आप परमानेंट हैं सेवा में, तो आप सिर्फ कि आप उस सर्विस में रेगुलर हैं या नहीं उसका आपको एक अंडरटेकिंग लेनी है अपने HOD से। वो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बतौर पे वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे इसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको ऑलरेडी स्कैन करके रखना है। तो अब आपको अगर ये तो बात हुई कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रेफरेंसेस हैं, उसके बाद में प्रेफरेंसेस हैं जिसकी हम थोड़ी विस्तार में बात करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट्स की मेन क्वेरी यही होती है कि आखिर हमको कौन सी सेवा है, कौन सी सर्विस है वो हमें प्राथमिकता पे लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उसकी हम बाद में बात करेंगे। पर जो डेफ है उसको भरने से पहले आप एक काम ज़रूर करें
कि आरपीएससी ने इस एक फॉर्म है उसको इन्होंने दे रखा है, पूरे डेफ का फॉर्मेट है उन्होंने पीडीएफ के फॉर्म में दे रखा है, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप पहले उसे ऑफलाइन भरें, उसमें सारी डिटेल्स हैं वो प्रॉपरली भरें, ताकि आप जब ऑनलाइन भरें तब आपकी उसमें कोई गलती नहीं हो, क्योंकि ये आपको डेफ है वो आपको ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन भरने का कोई माध्यम नहीं है। पर आप इसको पहले डाउनलोड करके पीडीएफ को आप पहले भर लीजिए, एंड देन आपको जब ऑनलाइन भरेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली उसको भर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी सर्टिफिकेट्स, आपकी जो मार्कशीट्स हैं, आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपका जो मेरिट सर्टिफिकेट है, आपका डोमिसाइल है, आपका क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एनओसी, जितने भी अवेलेबल हैं वो आप स्कैन करके पहले ही रख लें। अपनी फ़ोटो एंड अपनी जो सिग्नेचर है वो रिक्वायर्ड साइज़ में आप पहले ही रख लें। ये सब प्रिपरेशन अगर आप पहले करके रखेंगे तो आप बिना हेजिटेशन के इस डेफ को बहुत आसानी से भर लेंगे। और ये करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ ये डेफ भरने का समय एक तो सबसे पहले बहुत कम है, बिकॉज़ यूजुअली 15 से 20 दिन देती है आरपीएससी, लेकिन इस बार सिर्फ 7 दिन दिए हैं। दूसरी चीज़ कि आप सब लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो निश्चित रूप से 2 फरवरी को प्री का एग्ज़ाम भी लिख रहे होंगे, तो आप भी बहुत ज़्यादा समय इसमें बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो आप ये प्रिपरेशन करके रखें और उसको सीधा डायरेक्ट जाके भर दीजिएगा, ठीक है। ये सब आप करके रखोगे तो आपका ये जो प्रोसेस है बहुत इजीली हो जाएगा एंड आप बहुत कंफर्टेबली इसको फिल कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो अपना लास्ट जो आइकन है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। वो आता है प्रेफरेंसेस। आखिर हम डेफ में क्या प्रेफरेंसेस भरें, बिकॉज जब हम आरएस की परीक्षा हम दे रहे होते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ एक ही सपना यही होता है कि हाँ हम सेलेक्ट होंगे और सेलेक्ट होने के बाद में हमें सेवा का अवसर मिलेगा और वो हम राज्य में अपना सेवा किसी पद पर रहेंगे। किसी का क्या उद्देश्य होता है, किसी का क्या उद्देश्य होता है, पर ये हम सबका सपना है कि हम किसी पद पे कार्यरत होंगे और उन पद की, वो पद कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, उसकी जिज्ञासा हमारे अंदर हमेशा रहती है कि आरएस में जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमें कौन कौन से पद मिलेंगे। तो उसके बारे में हम एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्रेफरेंसेस किस तरीके से भरनी है, प्रेफरेंसेस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप ये देखो कि जो वैकेंसी आती है, वैकेंसी में हमेशा पोस्ट का एक निर्धारण होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक सेवा में जितनी पोस्ट आई हैं, जितनी पोस्ट इस वैकेंसी में आई हैं वो पोस्ट हैं वो आपको दोबारा मिलेंगी, या फिर सब में एक निर्धारण अलग तरीके से होता है। जो 2021 में जो पोस्ट आई थी वो अलग संख्या में थी, 2023 के लिए जो पोस्टें आई हैं वो अलग संख्या में है। जैसे आप एक जब इस पूरे विज्ञप्ति को देखोगे, पूरी सर्विस अलोकेशन को देखोगे जो इस बार पोस्टें आई हैं 2023 वैकेंसी में, उसमें आप देखोगे कि बीडीओ, सबको पता है कि राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज, बीडीओ सब हम लोग राजस्थान में सारे रूरल हमारा टच है, हमको सबको पता है कि बीडीओ के क्या काम होते हैं, क्या नहीं काम होते हैं। तो बीडीओ की इस बार सर्विसेज में 2021 में उसके पद थे, लेकिन 2023 की वैकेंसी में बीडीओ का कोई भी पद नहीं है। दूसरा आप देखोगे तो जो हम एक्साइज इंस्पेक्टर जिनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट सर्विसेज में, तो उसका भी 2023 की वैकेंसी में वो पद नहीं है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस चीज़ की वैकेंसी आई है और किस चीज़ की वैकेंसी नहीं है। तो आप इसमें जब देखोगे कि इस 2023 की जो वैकेंसी है उसमें जो आरएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा है उसके आपके 67 आपके पद है, पोस्ट है। पुलिस सर्विसेज की आपकी 60 है, अकाउंट सर्विसेज की आपकी 130 है, कोऑपरेटिव की आपकी 46 है,
आपकी एम्प्लॉयमेंट की है वो 13 है। इसमें दो चीज़ें होती हैं कि आरएस जो न्यू स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको ऐसा लगता है कि जब हम आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम सिर्फ एसडीएम बनने वाले हैं और आरएस में सिर्फ एसडीएम बनेंगे या फिर कुछ नहीं बनेंगे। तो ऐसा नहीं है। जब प्रेफरेंसेस आती है तब हमको पता चलता है कि ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं होंगी, लेकिन वो भी हम आरएस परीक्षा के माध्यम से ही हम उन सर्विसेज में जा सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है स्टेट सर्विसेज, एक होता है आपका सबऑर्डिनेट सर्विसेज। ठीक है, तो वो पद भी अलग तरीके से होते हैं। जैसे मैं आपको ये वाला लेफ्ट कॉलम में आपको जो दिख रही होंगी, ये जो सारी पोस्ट हैं वो आपकी हैं स्टेट सर्विसेज की। ठीक है, ये है आपकी सबऑर्डिनेट सर्विसेज या अलाइड सर्विसेज। तो जहाँ आपको ये सहकारी सेवा लिख रहा होगा, यहाँ पे आपको यहाँ जैसे नियोजन दिख रहा है, ये नियोजन अधीनस्थ सेवा है, ये नियोजन सेवा, ये स्टेट सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे जैसे इसकी 3 है तो यहाँ पे आपकी 3 है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ आपका पोस्ट का निर्धारण किया गया है। तो ये हमने लगभग सुनी हुई है। जैसे आपका ये है खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा, तो इसमें एक आई हुई है परिवहन सेवा, जैसे इसमें आप डीटीओ बनते हैं। राजस्थान परिवहन सेवा, ये आपकी बहुत टाइम से बहुत कम आ रही हैं सर्विसेज। पिछली बार 2021 के उसमें तो वैकेंसी में ये सर्विसेज थी भी नहीं, उससे पहले भी 1 2 3 पद ऐसे ही आ रहे थे, लेकिन इस बार आपके 10 पद हैं वो डीटीओ के लिए है। ठीक है, और ये आपकी सारी अधीनस्थ सेवा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, एक लिखा हुआ है एनएसए, एक लिखा हुआ है आपका एसए। ठीक है, जो पहले इस तरीके का जो एलोकेशन होता था उसमें लिखा हुआ होता था टीएसपी और नॉन टीएसपी। टीएसपी हम कहते हैं ट्राइबल सब प्लान, और तो ट्राइबल सब प्लान की जगह अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ऐसे, ऐसे मतलब शेड्यूल एरिया, और जो नॉन टीएसपी है उसको मेंशन किया है एनएसए, नॉन शेड्यूल एरिया। तो इस चीज़ का एक अपन को ध्यान रखना है कि ऐसे और एनएसए का मतलब क्या है। अब जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो शेड्यूल एरियाज में आते हैं, ठीक है, जो टीएसपी एरिया में आते हैं, मोर पॉपुलर वर्ड जो अभी तक था वो टीएसपी था, तो जो टीएसपी में आते हैं उनको वो ही सिर्फ जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है उसमें फिलअप कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस, और साथ के साथ एनएसए में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे का स्टूडेंट है वो ऐसे में भी कर सकता है और एनएसए में भी कर सकता है, लेकिन जो एनएसए स्टूडेंट है, जो नॉन शेड्यूल एरिया का स्टूडेंट है, वो ऐसे में अपनी सर्विसेज प्रेफरेंसेस फिल नहीं कर सकता है। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर तो ये वैकेंसीज है वो आप इसका आपके पास में इसकी विज्ञप्ति भी होगी। ठीक है, वो भी आपको लिंक में प्रोवाइड करवा देंगे, नहीं तो आप इस स्लाइड में भी आप देख सकते हो कितनी सर्विसेज हैं, किस हिसाब से हैं और किसके आगे कितने पद हैं, वो आप कर सकते हो। जैसे कि तहसीलदार के इस बार पोस्ट है वो भी काफ़ी अच्छी आई हैं, 102 है इसकी वैकेंसी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब जो प्रेस नोट जारी किया है आरपीएससी ने, तो उसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि सर्विस प्रेफरेंस भरते समय आपको क्या ध्यान रखना है। तो उसमें मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक एसए और एनएसए, एसए और एनएसए का कैटेगराइजेशन है। दूसरा एनजी, एनजी होता है आपका नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय। अब नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो कि आपके राज्य सेवा में है, राज्य सेवा में उसको करते हुए 5 साल हो चुके हैं कार्यरत हुए हुए, और साथ में उसकी उम्र है वो 25 से ज़्यादा है, 25 या 25 से ज़्यादा है, तो वो एनजी कैटेगरी में आता है, नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय में। और ऐसे आपको मैं बता ही चुकी हूँ। ठीक है, आपका जो भी सेवा प्राथमिकता के क्रम में शुद्धि पत्र, क्योंकि पहले जो क्लासिफिकेशन आया था, पोस्ट का निर्धारण हुआ था, वो पहले दूसरा आया था, उसमें पोस्टें अलग थी, लेकिन हमें ध्यान रखना है जो 1910 को अमेंडमेंट होके आया था उसी के हिसाब से हमको सर्विसेज देखनी है कि किस में कितनी पोस्टें आई हुई हैं।
ठीक है। नॉन गेजेटेड आपको एम्प्लॉयज़ का मैंने बता ही दिया है। तो इसमें क्या है, एनजीज के लिए क्या होता है, एनजी का एक अलग से कोटा होता है, ठीक है। तो इसको कोटे को पहले क्या था, अलग से जैसे एसए और एनएसए डिफाइन किया हुआ है वैसे एनजी भी डिफाइन किया जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने स्टार मार्क, उसमें एक ही लिस्ट में उन्होंने स्टार मार्क से उन्होंने उसको दर्शा दिया है कि एनजी है वो, जो एनजी की जो सीट है जिसमें उसके लिए रिजर्व करी है, वो सर्विसेज में आपको स्टार मार्क से उसमें बता दिया है। तो जो एनजी कैटेगरी में आते हैं तो वो जो लिस्ट है उसमें देखें कि जहाँ स्टार मार्क लगा हुआ है वो वहाँ पे उनका रिजर्वेशन है, उनका कोटा है, तो वो उसमें प्रेफरेंस भरते वक्त उसका ध्यान रख सकते हैं और उस सर्विस को अपनी प्रेफरेंस में आगे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसको, जो ये हो गया बेसिक, आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, जो आपको फॉर्मली ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी प्राथमिकता, कोई भी प्रेफरेंस है वो आपको रिपीट नहीं करना है। मतलब आपको किसी को एक दे दिया है तो आपको उसको दोबारा एक नहीं दे सकते हो, आपको सबके नंबर अलग से देने ही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको प्राथमिकता है, आपका प्रेफरेंस है वो आपको भरना ही है, आप उसको किसी को छोड़ नहीं सकते हो। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, एक जो न्यू स्टूडेंट है, यहाँ पे भी जो इंटरव्यू दे रहे होंगे उसमें दो टाइप की कैटेगरी हो जाती है। एक तो वो स्टूडेंट जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनको तो सारी सर्विसेज भरनी है, आपको सारी प्रेफरेंसेस देनी है, क्योंकि आपको कोई ना कोई सर्विस उसमें आपको चाहिए जो कि आपको आपकी मेरिट के हिसाब से मिल जाएगी। दूसरा, जो ऑलरेडी सर्विसेज में है और उन्होंने एग्ज़ाम जो दिया वो अपनी सर्विस इम्प्रूवमेंट के लिए दिया, तो वो सिर्फ उन्हीं सर्विसेज को भरे जो कि उनकी इच्छित सर्विसेज हैं, क्योंकि अगर वो सारी प्रेफरेंसेस भरेंगे तो उनको कोई ना कोई सर्विस एलोकेशन हो जाएगी, उनको वो मेडिकल देके वो सर्विस एलोकेशन हो जाएगी, लेकिन वो फिर वो जो पोस्ट है वो किसी के लिए काम में नहीं होगी, बिकॉज आप उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वो जो नया स्टूडेंट है या कोई और स्टूडेंट, उसको वो पोस्ट मिल सकती थी, तो वो पोस्ट उसको मिलेगी नहीं। तो आप सिर्फ जो ऑलरेडी सर्विसेज में है और जो आपकी इम्प्रूव होने वाली है सर्विस, उसी को आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भरें और बाकी सर्विसेज को आप उसमें रिक्त छोड़ सकते हैं, ताकि वो किसी और स्टूडेंट को जो कि इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, उनको वो पोस्ट मिल सके। ये हम बात कर ही चुके हैं, एस से एन एस से वाली बात कर चुके हैं। और जो अभ्यर्थी ऑलरेडी सेवा में है उनको अपनी प्राथमिकता क्रम में उन्हीं सेवाओं को भरे, ये हम लोगों की बात कर चुके हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ठीक है, ये सब चीज़ें तो हो गई कि दिशा निर्देश कि हमको कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, क्या फॉर्मली हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम थोड़ी बात करते हैं प्रैक्टिकल, जिसको बोलते हैं कि प्रायिकता के हिसाब से किस तरीके से हमको प्रैक्टिकली सर्विस का चुनाव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी मेरे दोस्त हैं या मेरे जिनके भी संपर्क में आई हूँ जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, तो उन सभी का अनुभव इकट्ठा करने के बाद में ये चीज़ समझ में आई है कि जो सर्विस प्रेफरेंसेस होती हैं, वो, इसका नाम ही प्रेफरेंसेस इसलिए लिखा गया है कि ये सब आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। हर किसी की प्राथमिकता एक जैसी नहीं होती है, सबकी प्राथमिकता अलग होती है, किसी को क्या पसंद आता है, किसी को क्या पसंद नहीं आता है। पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आरएस में जो भी सर्विसेज हैं उनका नेचर कैसा है और किस तरीके की फील्ड जॉब होती है, नहीं होती है, तो हम ताकि उनका चुनाव हम हमारे हिसाब से कर सकें। आखिर में चुनाव आपको ही करना है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस के तौर पे कि हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं इसका सर्विसेज का चुनाव करते वक्त। सबसे पहले बात तो ये है कि आपको किस टाइप की जॉब पसंद है। पहला तो है कि सबसे पॉपुलर जॉब्स जो होती हैं वो फर्स्ट या सेकंड, उसमें प्रेफरेंस करने में मेरे को लगता है कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि जब हम आरएस की परीक्षा देते हैं तो हमारे दिमाग में कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जिसके दिमाग में ये आता हो कि मुझे एसडीएम नहीं बनना, सबको एसडीएम ही बनना होता है। कई लोगों को तो सिर्फ यही लगता है कि आरएस का एग्ज़ाम ही सिर्फ एसडीएम के लिए है,
दूसरे एग्ज़ाम दूसरी सर्विसेज का तो पता भी नहीं होता है। तो मोस्ट पॉपुलर जो जिसका सपना लेके हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपकी ऑब्वियस सी बात है जो पहली प्रेफरेंस होगी वो आपकी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही होगी। इसमें और होता है, मैंने कई लोगों को भी देखा है जिनको आरपीएस पुलिस सर्वे सेवा है वो बहुत ज़्यादा अपील करती है, क्योंकि कई लोगों को यूनिफॉर्म का एक अलग चार्म होता है, यूनिफॉर्म के लिए एक अलग सी आप बोल सकते हैं कि लॉयल्टी, एक प्राइड का अनुभव होता है। तो कई लोग, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने अपना आरपीएस है वो फर्स्ट चॉइस भरी है। तो आप अपने हिसाब से कि आपका मन क्या कहता है, आपकी इच्छा क्या है, उस हिसाब से आप इन दोनों सर्विसेज में से चुनाव कर सकते हो कि किसको आप फर्स्ट पे रखें, किसको आप सेकंड पे रखें। दूसरा जो चुनाव होता है वो आपका इस बेसिस पे होना चाहिए कि आपको पब्लिक डीलिंग पसंद है या नहीं पसंद है, क्योंकि इसमें से कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग में है, जैसे कि आपका पुलिस सर्विस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, ठीक है, आपका फूड एंड सिविल सप्लाई सर्विसेज हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया, ठीक है, आपका आईसीडीएस राजस्थान आईसीडीएस डेवलपमेंट सर्विसेज हो गया, और सब ऑर्डिनेट में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तहसीलदार राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जिस टाइप का काम हम लोग देखते हैं कि एसडीएम की क्या भूमिका होनी चाहिए, एसडीएम का लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकता है। हम जिस तरीके का माइंडसेट लेके आते हैं इस एग्ज़ाम को करने के लिए, तो उसमें आरएस के बाद में जो उस माइंडसेट को सबसे ज़्यादा पूर्ति देता है या सेटिस्फेक्शन देता है वो आपका राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज है, जो कि आपको लगभग उसी तरीके की कार्यशैली, उसी तरीके की आपको पावर्स, एवेन्यूज़, फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाता है। इनमें सिर्फ एक डिफरेंस यही रहता है कि ये आपकी सबऑर्डिनेट सर्विसेज है। दूसरा आपका जो वेतनमान है, जो आपकी पे स्केल है, तो वो पे स्केल आपकी L14 होती है, जिसको यूजुअली हम 5400 के नाम से भी जानते हैं। इसकी आपकी जो होती है वो L12 पे होती है, जो 4200 जिसको हम कहते हैं। तो ये तो काफ़ी लोगों का जो चुनाव होता है वो ये भी होता है कि कई लोग हैं वो इसको आरएस को फर्स्ट पे रखते हैं, आरपीएस को है वो आपके सेकंड पे रखते हैं, और तहसीलदार को थर्ड पे रखते हैं, क्योंकि उनका प्रेफरेंस में यही होता है कि अगर हम आरएस एसडीएम जैसा काम नहीं, तो कम से कम उसका अनुरूप, जो कि बिल्कुल मैं कहूँगी कि 90% है वो सिमिलर ही होता है। आपकी पावर्स भी है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। आपकी रेपुटेशन जो होती है समाज में, क्योंकि गांव में तो आधे लोग एसडीएम को पहचानते भी नहीं है, तहसीलदार साहब को सब लोग पहचानते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की रेपो चाहिए, आपको किस टाइप की फैसिलिटीज़ चाहिए, तो आप इस तरीके से भी चुनाव कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपको किसी को 9 to 5 जॉब है वो पसंद आती है, और तो उसमें काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। एक चीज़ जो हम सर्विस प्रेफरेंस में मेरे को लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी एग्ज़ाम तक नहीं रुकेंगे। कई लोग हैं जो आगे यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंड आगे जाके और भी दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनको अपना अपीयर होना चाहते हैं, और आपको कुछ टाइम के लिए एक अच्छा खासा आपका टाइम है वो इन्वेस्ट करना है पढ़ाई में। तो आपको एक ऐसी जॉब है वो ऐसी प्रेफरेंस आपको भरनी चाहिए जहाँ आपको जॉब में रहते हुए आपको इनफ टाइम मिले, आपको इतना ज़्यादा फील्ड जॉब है वो नहीं करनी पड़े। तो उसमें जैसे कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि आपकी कोऑपरेटिव सर्विसेज हो गई आपकी, स्पेशली ये इंश्योरेंस सर्विसेज, राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस सर्विसेज, ये आपकी जहाँ पे आप इस जो आपका जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति आप कर सकते हो। दूसरा ये है कि इसमें आपकी जो वेतनमान है वो भी आपका L14 में होता है। फिर आपका डिपेंड करता है कि पावर फैसिलिटीज़ में, तो अब पावर फैसिलिटीज़ में आप देखें तो आपका राजस्थान एक्साइज, जिसमें आपको यूनिफॉर्म भी आपको मिलती है, आपका यूनिफॉर्म डे भी होता है, तो आप वो प्राइड भी महसूस कर पाते हो। आपका जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं दैट इज़ वेरी पावरफुल,
एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, तो आप इसको अपनी प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। तो दूसरा है कि पे स्केल, कि कई लोगों को ये होता है कि हाँ हमारी जो पे स्केल होनी चाहिए वो हमको पे स्केल के हिसाब से भी उसको चूज़ करते हैं। तो आपके जो फर्स्ट विज्ञप्ति आई थी उसमें जो सर्विस का अलोकेशन था, जो पहली बार RS 2023 की विज्ञप्ति आई थी, तो उसमें आपकी जो वेतनमान है पे स्केल के हिसाब से उसमें सेग्रीगेशन दे रखा है। मोटे मोटे तौर पे अपन देखें तो जैसे RS है वो L14 पे आता है, RPS है वो आपका L14 पे आता है, अकाउंट सर्विस है वो आपका L14 पे आता है, इंश्योरेंस आपका L14 पे आता है, आपका राजस्थान ICDS एंड राजस्थान वेलफेयर सर्विस ये आपका L14 पे आता है। ठीक है, इसमें पिछली बार में राजस्थान मार्केटिंग बोर्ड की भी एक स्टेट सर्विस में आई थी, जो इस बार नहीं है, जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज में है स्टेट एग्रीकल्चर जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर। तो जो अगर वो स्टेट सर्विस में होती तो उसका भी L14 पे होता है। तो आप वेतनमान को लेकर भी अपना जो प्रेफरेंस है उसको आप कर सकते हो। और आप दूसरा ये होता है कि आपको पब्लिक डीलिंग में भी एक ऐसी डीलिंग करनी है जिसमें आप चाहते हो कि हमारे पास जो जेनेटरी आए, जो लोग आए हैं वो काफ़ी अच्छी उस पे स्तर से आए, हमें मतलब बहुत ज़्यादा फील्ड में नहीं रहना पड़े, हमें बहुत ज़्यादा वैसे जॉब नहीं करना पड़े, एक वैसी जेनेटरी के हिसाब से भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो जैसे उसमें आपकी इंडस्ट्री सर्विसेज होती हैं, कई लोग इंडस्ट्री सर्विसेज को प्रेफरेंस में डालते हैं, कई लोग जो आपकी ये कमर्शियल टैक्स सर्विस है पहले बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, पर अभी GST रिफॉर्म्स आने के बाद में है थोड़ा जॉब प्रोफाइल चेंज हुआ है। दूसरा कार्डर है, कार्डर स्ट्रक्चर है आपका, वो भी आपका इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रेफरेंस में जो पिछले 1-2 साल देखे गए हैं 1-2 वैकेंसी में, तो इसकी प्रेफरेंस थोड़ी सी कम हुई है। तो इन सब बातों का ध्यान हम इसमें रख सकते हैं। तो एक बार अगर हम समराइज कर ले तो समराइज में हमने ये देखा कि आपको प्रेफरेंस करते वक्त क्या करना है। पहला, आपको अपना आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपको क्या पसंद है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो प्रायोरिटी में क्या आएगा, आपको पब्लिक डीलिंग पसंद है या नहीं है, राइट। तो पब्लिक डीलिंग वाली जो सर्विसेज मैं आपको बता चुकी हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ठीक है, आपकी RTO, आपकी ICDS एंड देन आपकी तहसीलदार है, ठीक है, आपकी एक्साइज है, ये सब आपकी पब्लिक डीलिंग से आती हैं। दूसरा आपको ऑफिस वर्क, एक एकदम शांति वाला वो जो आपको काम करना है उस हिसाब से। तीसरी जो चीज़ आती है कि उसके प्रमोशंस कैसे हैं, उसके एवेन्यूज़ कैसे हैं, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि BDO का इस बार तो नहीं आया, लेकिन जैसे BDO का है उसकी पावर्स एंड ऑल काफ़ी अपीलिंग है, लेकिन जैसे प्रमोशंस वगैरह हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं एंड जो कार्डर है वो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो उस हिसाब से भी आप डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि ICDS है, राजस्थान ICDS, तो उसमें आपको फर्स्ट CDPO मिलता है, लेकिन काफ़ी टाइम तक आपको CDPO का ही उसमें आपको जॉब करना पड़ता है एंड देन उसके बाद में उसके प्रमोशंस हैं वो काफ़ी कम और डिले से होते हैं और थोड़े धीरे होते हैं। तो आपका वो भी आप उसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन है वो ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है अकाउंट सर्विसेज। अकाउंट सर्विसेज हैं, अगर आपको बहुत शांति की जॉब बहुत अच्छे से मतलब अच्छी लगती हो तो इसके प्रमोशंस एवेन्यूज़ काफ़ी बहुत अच्छे हैं, इनकी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको लगभग RS RPS RTS इनके हिसाब से ही मिलती हैं एंड इसकी पोस्ट है वो भी इस बार वैकेंसी में काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। तो आप इसको भी आप अपनी प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। आगे आप प्रिपरेशन वगैरह करना चाह रहे हैं तो भी आप इसमें काफ़ी ऐसी जॉब नेचर आपको मिल जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में कि जहाँ पे आप इसको इसमें रहते हुए भी अपनी आगे काफ़ी सारी जो प्रिपरेशंस हैं उसको भी आप कर सकते हैं। तो हमने मोटा मोटा इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज का हम लोग एनालिसिस कर पाए हैं। तो एक बार हम फिर से
इसको देख लेते हैं कि आखिरकार आप ये एक फिर से एक वैकेंसी वाला आप भी खोला है, इसमें आपको ये बताया है कि जो स्टार मार्क लगा हुआ है वो आपका एनजी कैटेगरी के लिए लगा हुआ है। तो अगर इसमें देखें तो ये आपकी 01 प्रेफरेंस में दे सकते हैं, ये 2 पे दे सकते हैं। इसमें किसी को ये तहसीलदार सर्विसेज हैं तो आप जितना भी है इसमें आपको मेरे हिसाब से 3 या 4 या मतलब लगभग आपको 6-7 तक आपको ये कर देना चाहिए। देन आपकी इसमें इंडस्ट्री सर्विसेज हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विस है, वो भी आपको लगभग अगर आपको पावर फैसिलिटीज़ उस तरीके की पसंद हैं तो देन आप इसको 04, 05, 06 इस तरीके की प्रेफरेंस में रख सकते हो। आपकी देन इंडस्ट्री सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी हैं। आपका राजस्थान फूड एंड सप्लाई है तो आप ये पब्लिक डीलिंग आपको अगर पसंद है तो आप अपनी प्रेफरेंस इसमें इसको ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। देन आपका राजस्थान एक्साइज, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड जॉब, तो इसको भी आप अपने लिस्ट में ऊपर रख सकते हो, लाइक अंडर 10 आप इस चीज़ को रख सकते हैं। देन उसके बाद में आपको जिस तरीके से समझ में आए जो सर्विसेज जैसे माइनॉरिटी है आपका देवस्थान कोऑपरेटिव, तो इन सर्विसेज को आप अकाउंट सर्विसेज को भी आप काफ़ी अपनी प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं, स्पेशली अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ जेंडर मतलब सिर्फ फीमेल को इस चीज़ की ज़रूरत होती है, कई मेल्स भी ऐसे हैं जिनको इस तरीके की जॉब्स हैं वो पसंद आती हैं, तो यू कैन ऑल्सो फिल इट। बट स्पेशली ये थोड़ा जेंडर में चला जाता है कि फीमेल मोस्टली वांट कि दे वांट टू बैलेंस देयर वर्क life and their personal life, so they can definitely opt for account services. This is very nice service and you can manage everything with this, and आपको कई ऐसी डिपार्टमेंट्स एंड ऑल है, देन यू गेट दैट रेपुटेशन एंड इतनी पब्लिक डीलिंग नहीं है, बट यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपकी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं एंड आप काफ़ी अच्छा चेंज भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, एंड देयर इज़ अ वेरी गुड जॉब प्रोफाइल दैट यू कैन डू, तो वो आप सब कर सकते हैं। तो जो हमने स्टेट सर्विसेज की हम ये बात कर ही चुके हैं, कमर्शियल टैक्स सर्विस इज़ ऑल्सो गुड। तो सबसे पहले आपको स्टेट सर्विसेज की ही आपको फिलअप करनी है। देन जो प्रेफरेंसेस में आपको सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं वो आपको फिलअप करनी है, वो आप प्रेफरेंसेस अपने हिसाब से दे सकते हो। हम ये बात कर ही चुके हैं एसए और एनएसए वाली, वो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ऑलरेडी सर्विसेज में है उनको सब चीज़ों को प्रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। एनजी कैटेगरी के लिए जो रिज़र्व कोटा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट सर्विसेज में है, आपका इसमें सबऑर्डिनेट सर्विसेज में नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जहाँ स्टार लगा हुआ है तो जो एनजी कैटेगरी में आते हैं वो अपनी प्रेफरेंस को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब बहुत ज़्यादा इसमें क्लियर है, और मेरा कहना यही है कि आप इस वीडियो को देखें, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अल्टीमेटली डिसीजन आपको लेना है, और इस डिसीजन को लेते वक्त आप बहुत ज़्यादा ना सोचें, बिकॉज इवेंचुअली अभी इतना ये फ्रूटफुल नहीं है। इसको एक बार आप भर दीजिए, एंड आपको मोटी मोटी सारी सर्विसेज के बारे में बता ही दिया गया है कि किस टाइप की सर्विस है। तो इस चीज़ को आप फटाफट डेफ को भरें, सर्विस प्रेफरेंसेस को भरें, ताकि आप अपनी प्री की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। एंड उसके बाद में क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सोचने के बाद में भी वो डिसीजन वैसा ही आना है, तो आप बस एक मैं कहूँगी कि आधा पौन घंटा दें एंड सर्विस प्रेफरेंसेस को करें, क्योंकि जितना अभी आपको बताया गया है वो जो ऑलरेडी सर्विसेज में लोग हैं उन सब के एक्सपीरियंस को कंपाइल करने के बाद में ही हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। तो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस एंड टेक योर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इट। Ultimately it's your service preferences, that's why it is named as preferences, because preferences is something which is your own, ठीक है। उसमें और कोई आपका इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, वो आपको गाइड कर सकता है। तो अल्टीमेटली आपको ही वो डिसाइड करना है, एंड यू कैन डिसाइड विच एवर वॉट एवर यू लाइक। एंड बस चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कितनी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट नहीं है, और अच्छी पोस्टें आई हुई हैं, अच्छी अगर किसी में सर्विस में अच्छी वैकेंसी है तो फिल इट
और उसका आपको नेचर बता ही दिया है कि किस टाइप की जॉब्स हैं, तो आप उस चीज़ को भर सकते हैं। लास्ट में ये चीज़ है कि जो कि आपने उसमें देखा होगा डेफ में कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं और जो डिपार्टमेंटल कर्मचारी हैं या बहुविकलांग जिनको मल्टी डिसेबिलिटी में आ रहे हैं, तो उन सबको आपको जो अपना डेफ है, उनको स्पेशली अपना डेफ है वो आपको 24 तारीख तक आपको उसकी 3 कॉपीज आपको भर के दो कॉपीज आपको भर के आपको आरपीएससी में जमा करानी है। उनका जो आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, वो सारा वेरिफिकेशन आपका 24 तारीख तक हो जाना है। तो स्पेशली जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो अपना जो ये डेफ भरेंगे वो फाइनल सबमिशन के बाद में अपनी ये कॉपीज़ हैं वो निकाल लें और अपनी प्रिपरेशन है वो पहले से ही करके रख लें, ताकि आप, क्योंकि 24 तारीख है वो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं और आपको उसकी अगले प्री की भी तैयारी करनी है, तो इसको उसी दिन जिस दिन आप डेफ भर रहे हैं उसी दिन आप पूरी तैयारी करके रख लें, ताकि आपको 24 तारीख को इतनी ज़्यादा हसल ना हो। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट का अभी इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं वो भी इसको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अभी है उन सबको इकट्ठा कर लें। उसकी डेफ को भरने के बाद में उसकी और सर्विस प्रेफरेंसेस की आप 2 कॉपीज़ निकाल लें एंड उसको अभी से ही उसको कर लें, ठीक है। इसके बाद में जब आप प्रेफरेंसेस पूरा भर देंगे उसके बाद में आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको वो फ़ी भरनी है। उसके पहले आप ये देख लें, प्रीव्यू कर लें कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने संलग्न करे हैं वो सब आपने अच्छे से भरे हैं, क्योंकि जब एक बार डेफ भर जाता है तो उसके बाद में उसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, वो चेंजेस दोबारा नहीं होंगे। तो इस वजह से आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहले आप जब ऑनलाइन डेफ भर रहे हैं उससे पहले जो ऑफलाइन डेफ है जिसका फॉर्मेट आरपीएससी ने वेबसाइट पे भी डाल रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसको आप पहले भर लें, ऑफलाइन अपने में भर लें एंड देन उसके बाद में ऑनलाइन को भरें। तो और उसके बाद में फाइनल सबमिशन आप जब करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो गलत है, बिकॉज एक बार जब गलत इन्फॉर्मेशन भर जाएगी तो उसको संशोधित करना बहुत आप कर नहीं पाएंगे। सो इट्स बेटर टू बी कि आप पहले से प्रिकॉशनरी रहें, और प्रिकॉशनरी रहने का यही है कि आप पहले डेफ भरें देन ऑनलाइन उसको भर दें। सो थैंक यू सो मच। ये जितना भी था डेफ और सर्विस प्रेफरेंसेस को लेकर। बाकी अगर आपको इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी इंटरव्यू जिनको देना है, अगर उनको किसी तरीके का निःशुल्क परामर्श चाहिए, किसी भी टाइप की गाइडेंस चाहिए इंटरव्यूज़ के लिए, तो वो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिलअप कर सकते हैं, नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको हम कोशिश करेंगे कि जितना आपको इस इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर कर पाएँ, जितना हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से हम आपको इंटरव्यू के लिए गाइड कर पाएँ और आप इस इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपनी जो भी चहीती आपकी सर्विस है वो आपको पा सके। थैंक यू, धन्यवाद।